तो साथियों जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपका आरपीएफ का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो सभी लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। यहाँ आज हम लोग रिवीजन करने वाले, एकदम बेहतरीन तरीके से रिवाइज करेंगे, सारी चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। और आपके लिए इतना महत्वपूर्ण वीडियो है ना, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो RWA ने पूरा रेल रक्षक बैच चालू किया था ना, उसका ये पूरा नोट्स है। और ये नोट्स ऐसा नहीं है आपको एक एग्जाम में, हर एग्जाम में जहाँ पर भी इकोनॉमिक्स आता है ना, हर एक एग्जाम के लिए यह जरूरी है। तो सभी लोग अच्छी तरीके से जुड़ जाएं, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस इकोनॉमिक्स का हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। कोई भी चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, एकदम अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा लास्ट में ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो को अगर आप शुरू से जुड़ेंगे लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, या तो बाद में आप टू स्पीड में, मतलब स्पीड में देख सकते हैं, आपका समय बचेगा। यहाँ पर हम सारे नोट्स का रिवाइज करने का प्रयास करें। अब आपको सीरीज चलाएंगे कि जो क्लासेस चल रही हैं RWA पे, उसका जो क्लास की नोट्स है, क्लास की नोट्स का PDF लेकर के हम क्या करें, पूरा का पूरा रिवाइज करें। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि रिवाइज करें कि ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेल रक्षक बैच जो आपका चालू किया गया है, उसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर हम लोग जानकारी लेने वाले। तो हमारे भाई बंधु सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से जुड़ जाएंगे। चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस आपके लिए, सिलेबस में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग कहीं जाइएगा मत, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। ऐसी वीडियो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है जहाँ पर एक कंटेंट को, पूरे चैप्टर को एक ही जगह बताया जाए, वो भी पूरे नोट्स के साथ, ठीक है ना। नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपका NK की स्टडी टेलीग्राम चैनल, ध्यान दीजिएगा, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। मैं आपको थोड़ा चला देता हूँ, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो देखिए आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल आपको फ्री है। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगी। तो सभी लोग चलिए ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरीके से जुड़ने का भी प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आपके लिए, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बैंक के बारे में पढ़ेंगे, RBI के बारे में पढ़ेंगे, व्यापारिक के बारे में पढ़ेंगे, और NBFC के बारे में पढ़ेंगे। मनी के बारे में बात करेंगे, मुद्रा के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। और थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो मुद्रा स्फीति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा डिफ्लेशन होता है, अवस्फीति होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। विमुद्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे, डीमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और बजट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, बजट के बारे में पढ़ेंगे, योजना प्लान के बारे में पढ़ेंगे, और योजना आयोग, वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे, और कर जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, गरीबी, पुअर्टी और बेरोजगारी के बारे में पूरा पूरा अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए पूरे नोट्स को अच्छी तरीके से देखते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। सभी लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। आखिरकार अर्थव्यवस्था होती क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, आपको हम बताने का भी प्रयास करते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था होती क्या है, इकोनॉमी होती क्या है। सबसे पहले क्या होता है, संसाधन, रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं, संसाधन होते हैं, उसका उपयोग करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं, फिर दोहन करते हैं, उसका उपयोग या उसका दोहन करते हैं। जो हमारे पास संसाधन है उसका हम उपयोग करते हैं। सरकार या देश क्या होता है, सरकार या देश जो होता है, संसाधन क्या करता है, संसाधन उपलब्ध कराता है, जो कि सीमित संसाधन होती हैं। किसको उपलब्ध कराता है, जनता को उपलब्ध कराता है। और इच्छाएं असीमित होती हैं, जो इच्छाएं होती है जनता की असीमित होती है, ठीक है ना। जैसे 100 रुपए में क्या होता है, खाना, साड़ी, बच्चों की स्कूल, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। अब देखिए इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। अर्थ मीन्स क्या होता है, धन होता है। अर्थ मीन्स क्या होता है, धन होता है। और शास्त्र मीन्स क्या होता है, सिद्धांत, नियम और कानून। क्या होता है, शास्त्र मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, सिद्धांत यानी रूल्स हो जाएगा, नियम यानी रिलेटेड हो जाएगा टू कानून, यानी कि रूल्स रिलेटेड टू मनी, मतलब
धन से संबंधित नियम और कानून को ही हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिद्धांत आएगा, उसका नियम आएगा और कानून आएगा। अब देखिए अर्थशास्त्र की बात करेंगे, बुक और पुस्तक, बुक और पुस्तक ध्यान दीजिएगा। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, क्या, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य राजनीतिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं, इसी में मिलता है सारा। और उसके पिता कौन है, एडम स्मिथ इसके पिता है, जो कि कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड के हैं। तो अर्थशास्त्र के पिता कौन है, स्कॉटलैंड है, जो कि एडम स्मिथ हैं, इसका स्कॉटलैंड के एडम स्मिथ हैं, ठीक। और 1776 ईस्वी इनकी पुस्तक जो थी ना, इनकी पुस्तक कौन थी, ध्यान दीजिएगा, इनकी पुस्तक थी, ध्यान दीजिएगा, जो कि अगले बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। इनकी पुस्तक थी, ध्यान दीजिएगा, और इनकी पुस्तक थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी आपका हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशन, क्या, वेल्थ ऑफ नेशन आपका हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में बात करेंगे। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, अंतर संबंधों के आधार पर, क्या, अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, किसके आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशन, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशन के आधार पर। उदारवादी नीति की बात करेंगे, लिबरल पॉलिटी, लिबरल यानी कि लिबरल पॉलिसी की बात करेंगे, उदारवादी नीति यानी ओपन इको, और क्लोज्ड इको यानी कि संरक्षणवादी नीति यानी कंजर्वेटिव पॉलिसी, किसकी, कंजर्वेटिव पॉलिसी। और ये हमारी क्या हो जाएगी, खुली अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो खुली अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। और बंद अर्थव्यवस्था, इसमें आयात और निर्यात नहीं होता है, इसमें आयात भी होता है, निर्यात भी होता है, ठीक। हम आयात किसको करते हैं, यूएसए को, और खरीदते हैं यूएसए से, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आयात निर्यात की बात कर लिए। अब हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, देखिए अंतर संबंधों के आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर जो हमारी अर्थव्यवस्था है कितने प्रकार की, दो प्रकार की, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कौन कौन सी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था। संसाधनों पर, देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है कि संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण है, किस पर, संसाधनों पर किसका नियंत्रण है, सरकार का नियंत्रण है, तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। किस पर, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण है, तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो किसी देश के संसाधन पर, किस पर, किसी देश के संसाधन पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण, किसका, निजी क्षेत्र का नियंत्रण हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, कैपिटल यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करेंगे, तो किसी देश के संसाधन पर निजी क्षेत्र का जो नियंत्रण हो, उसे हम क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। आगे चलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, किसी देश के संसाधन पर, मान लीजिए कोई हमारे पास देश है, उस देश के संसाधन पर जब सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का नियंत्रण हो, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी देश के संसाधन पर जब सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का नियंत्रण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होगा ना, आपका जो सरकार होगी और जो निजी क्षेत्र होंगे, जो प्राइवेट सेक्टर होगा ना, उनका भी नियंत्रण इस पर रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, विकास अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, विकास यानी कि विकास की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। तो विकास की अर्थव्यवस्था क्या होती है, विकास की अर्थव्यवस्था ध्यान दीजिएगा, एक होती है अल्प विकसित और एक होती है क्या, विकासशील होती है। क्या होती है, एक अल्प विकसित होती है, एक विकासशील होती है, जिसे डेवलपिंग कहते हैं। और ये विकसित अर्थव्यवस्था होती है डेवलप्ड इकोनॉमी। क्या होती है, डेवलप्ड इकोनॉमी होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इको। क्या हो जाएगा, ओपन इको यानी विकासशील अर्थव्यवस्था डेवलपिंग अर्थव्यवस्था होती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था रखता है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली खुली अर्थव्यवस्था,
दूसरी रखता है विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरी रखता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, अब हम बात करेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करेंगे। इसका प्रतिपादन अवधारणा, इसका अवधारणा जो कंसेप्ट है कहाँ से लिया गया? देखिए क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। क्या? कार्ल मार्क्स, पुस्तक दास कैपिटल। कौन सी पुस्तक? दास कैपिटल। समाजवाद की बाइबल जिसे कहा जाता है। सोवियत संघ रूस की अर्थव्यवस्था से अपनाई गई। कहाँ से अपनाई गई? सोवियत संघ रूस की अर्थव्यवस्था से अपनाई गई। ठीक, उद्देश्य इसका क्या था? उद्देश्य था जन कल्याण। क्या था? जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। और देखिए इसमें संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें क्या होता है? संसाधनों पर क्या होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए पढ़ने में। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग अच्छी तरीके से। अब हम बात करेंगे, इसमें संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और इसमें कीमत का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। इसमें जो कीमत का निर्धारण है ना, वो सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, इसमें बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। इसमें क्या होता है? बाजार जो प्रतिस्पर्धा है ना, इसका अभाव होता है क्योंकि संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। जो संसाधन है इस पर सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक, उदाहरण की बात करेंगे रूस और चाइना, रूस और चीन। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नियंत्रण और निजी क्षेत्र, नियंत्रण और निजी क्षेत्र की बात करेंगे। उत्पादन दर यानी प्रोडक्शन आपका हो जाएगा। कीमत स्थिरता आपकी हो जाएगी, प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक, नियंत्रण निजी क्षेत्र का, उत्पादन प्रोडक्शन, कीमत स्थिरता। अवधारणा की बात करेंगे, एडम स्मिथ ने, अर्थशास्त्र का पिता जिन्हें कहा जाता है, पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में। उद्देश्य इसका क्या था? अधिकतम लाभ कमाना। क्या? अधिकतम लाभ कमाना। इसमें कीमत का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा, इसमें क्या होता है? कीमत का जो निर्धारण होता है ना, वो बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है। इस कारण से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है ना, और ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए और ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कीमत का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा होता है। इस कारण इसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, जापान, जर्मनी आदि, ये सब में क्या है? ध्यान दीजिएगा इसकी सारी में लगाई गई है। तो बाजार की शक्तियाँ की बात करेंगे तो मार्केट पावर क्या होती है? मार्केट पावर देखिए, अगर आप मार्केट में गए हो, मार्केट में आप जाएंगे तो अपनी पसंद की चीज़ को खरीदेंगे हमेशा, ये जानते हैं। आप ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जहाँ पर आप जाएं तो आपकी आवश्यकता की जो भी चीज़ें हों सारी चीज़ें मिल जाएं। तो मांग की बात करेंगे। पहली बात तो क्या होता है? डिमांड, मांग। आपकी मांग क्या है? आप किस टाइप के बाजार में जा रहे हैं, आप क्या खरीदना चाहते हैं और उसकी पूर्ति वहाँ पर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो ये क्या होता है? अदृश्य हाथ होता है, इनविजिबल हैंड होता है। कीमत, प्राइस, यानी जैसी आपकी डिमांड होगी और जैसी आपकी डिमांड होगी उसी तरीके से आपकी पूर्ति होगी और उसी तरीके से कीमत आपकी बढ़ जाएगी। जैसे आज प्याज की कीमत 10 रुपये किलो मान लीजिए है, तो अगर 4 महीने बाद प्याज कीमत क्या हो जा रही है? देखिए पूर्ति उसकी कम हो पा रही है और मांग ज़्यादा हो जाएगी तो कीमत ऑटोमेटिक आपकी बढ़ जाएगी। अगर डिमांड कम हो गई, मांग कम हो गई, पूर्ति ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगी? कीमत घट जाएगी। जैसे आपके यहाँ कोई मार्केट है, बाजार है, आप 1 कुंटल आलू ले आकर वहाँ पर रख दीजिए। ठीक, खरीदने वाले 10 ही किलो हैं, खरीदने वाले रोज़ 10 ही किलो आपके दुकान पर हैं, तो आप क्या करेंगे? 10 ही किलो डेली आप ले आएंगे आलू। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे कि हम आज 1 कुंटल आलू ले आ लेते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? तब आलू खराब होने लगेगी तो आपको क्या करना होगा? आपकी मांग कम हो जाएगी, उसकी मांग कम हो जाएगी क्योंकि पूर्ति ज़्यादा हो गई है हमारे पास, तो कीमत ऑटोमेटिक आपको क्या करना होगा? कम दाम में उसको बेचना पड़ेगा, मजबूरी बस। तो इसीलिए मांग अगर क्या होती है? मांग अगर कम होती है, पूर्ति अगर अधिक हो जाती है तो कीमत भी आपकी कम हो जाएगी। अहस्तक्षेप की नीति की बात करेंगे। एडम स्मिथ, क्या? एडम स्मिथ,
पर आधारित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, ठीक है ना। चलिए, मिश्रित आर्थिक प्रणाली की बात करेंगे, समाजवादी और पूंजीवादी। नियंत्रण की बात करेंगे, उत्पादन यानी प्रोडक्शन आपका हो जाएगा, वितरण। नियंत्रण किसका होता है? जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, और जो वितरण होता है, एलोकेशन होता है। प्रकार की बात करेंगे, मिश्रित बाजार प्रणाली की बात करेंगे तो इसमें जो प्रधानता होती है बाजार तंत्र की होती है, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर की। और संसाधनों का विभाजन बाजार तंत्र करेगा। जो संसाधनों का विभाजन है ना, वो बाजार तंत्र ही करेगा। सरकार की सीमित भूमिका होती है इसमें, सरकार की सीमित भूमिका होती है, लिमिटेड रोल इसमें होता है। नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो सरकार इसमें क्या होती है, योजना बनाती है तथा उस पर कार्य निजी क्षेत्र करता है। सरकार क्या करती है, इस पर योजना बनाती है और उस पर क्या करता है, कार्य निजी क्षेत्र करता है। उदारवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, लिबरल इकोनॉमी की बात करेंगे, 1991 से अपनाई गई। ये कब से अपनाई गई? 1991 से अपनाई गई, ठीक है ना। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था आपकी क्या हो जाएगी, अवधारणा की बात करते हैं। अवधारणा ध्यान दीजिएगा, जॉन मिनार्ड कीन्स ने इसकी अवधारणा दिया था। किसकी? जॉन मिनार्ड कीन्स। उद्देश्य इसका क्या है? जन कल्याण के साथ साथ, इसका उद्देश्य क्या है? जन कल्याण के साथ साथ आर्थिक लाभ की बात करेंगे, आर्थिक लाभ कमाना। उदाहरण देखिए, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करेंगे तो 3 प्रकार की होती है। एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है। क्या होती है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है। अनडेवलप्ड इकोनॉमी, क्या? अनडेवलप्ड इकोनॉमी। एक विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, डेवलपिंग इकोनॉमी। और एक विकसित अर्थव्यवस्था होती है, डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक। अल्प विकसित, अल्प विकसित, उसके बाद विकासशील, उसके बाद क्या हो जाएगा, विकसित। इज लेस, अल्प विकसित इज लेस देन विकासशील अर्थव्यवस्था से। विकासशील अर्थव्यवस्था इज लेस देन विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए, जो हमारी अंडर डेवलप्ड है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है ना, इसकी हम बात करते हैं तो एकदम बेहतरीन तरीके से भी समझिएगा। इसमें क्या होता है, गरीबी ज़्यादा होती है। जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है इसमें गरीबी ज़्यादा होती है, बेरोजगारी ज़्यादा होती है, ठीक। बेरोजगारी ज़्यादा होती है और रोजगार क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट की कमी होती है इसमें, रोजगार की कमी होती है, ठीक। रोजगार की कमी होती है और ध्यान दीजिएगा, रोजगार की कमी होती है, प्रति व्यक्ति आय कम होता है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाता है, रोजगार की कमी होती है और प्रति व्यक्ति आय की भी कमी होती है इसमें, और संसाधनों की कमी होती है, तकनीक की कमी होती है और भूखमरी ज़्यादा होती है इसमें, भूखमरी ज़्यादा होगी, ठीक। अब चलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था, जिसमें हम लोग आते हैं और भारत हमारा आता है अभी डेवलपिंग विकासशील अर्थव्यवस्था में। तो गरीबी इसमें ज़्यादा होती है, बेरोजगारी भी ज़्यादा होती है और रोजगार की कमी होती है। इसमें क्या होती है, रोजगार की कमी होती है, प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी, ठीक है ना, तकनीकी, भूखमरी ज़्यादा होती है और भारत में औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है ना, आपका ही हो जाएगा। गरीबी देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होती है, गरीबी कम होती है, बेरोजगारी कम होती है, रोजगार ज़्यादा होता है इसमें, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है, ठीक। और आधुनिक तकनीक है बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे देश में हमारे आ जाते हैं, जापान आ जाता है, यूएसए आ जाता है, चीन आ जाता है, जर्मनी आ जाता है और सेवा क्षेत्र की भूमिका इसमें होती है, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे, आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक सेक्टर, मुख्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्र। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक क्षेत्र टर्सरी सेक्टर और चतुर्थक क्षेत्र यानी क्वार्टरनरी सेक्टर, पंचम क्षेत्र यानी कि क्वार्टरनरी सेक्टर आपका ये हो जाएगा, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर आपका हो जाएगा। अन्य नाम कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, क्या हो जाएंगे, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। उत्पादन की बात करेंगे, उत्पादन इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अन्य नाम प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं कृषि के जो जुड़े क्षेत्र हैं वो क्षेत्र आते हैं आपके, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। उत्पादन की बात करेंगे, प्रोडक्शन की बात करेंगे।
तो प्रोडक्शन इसमें किससे होता है? प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से होता है। और इसमें किससे होता है? पशुपालन से होता है। ठीक। और देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान इसका होता है और देश की सर्वाधिक जनसंख्या इस पर निर्भर करती है। जैसे आपका हो गया पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वानिकी हो गया, कृषि हो गया और फूलों की खेती हो गई और फलों का उगाना हो गया, सब्जियों का उगाना हो गया, खनन हो गया, माइनिंग हो गया। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है? देश के जीडीपी में इसका कम योगदान होता है। ठीक है ना? चलिए आगे चलेंगे। द्वितीयक क्षेत्र की बात करेंगे। अन्य नाम इसका औद्योगिक क्षेत्र इसका नाम है। विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका हो जाएगा, जहां उद्योगों की सहायता से कच्चे माल को नए उत्पाद में बदला जाए। जहां पर क्या होता है? उद्योगों की सहायता से कच्चे माल को नए उत्पाद में बदला जाए। कच्चा माल प्लस उद्योग की बात करेंगे, नया उत्पाद आपका बनेगा, जिसे विनिर्मित उत्पाद कहते हैं। जैसे कपास प्लस उद्योग की बात करेंगे, वस्त्र के लिए बनता है। गन्ना प्लस उद्योग की बात करेंगे, चीनी। और गेहूं प्लस उद्योग की बात करेंगे, आटा, ब्रेड, बिस्किट आपका ये हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर सारे उद्योग एफपीआई यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात करेंगे। ठीक है ना? तृतीय क्षेत्र में टर्सरी सेक्टर में आपका देखिए क्या हो जाएगा, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। यह दोनों क्षेत्रों को सेवा प्रदान करता है। क्या करता है? यह दोनों क्षेत्रों को सेवा प्रदान करता है। जैसे परिवहन हो गया, बैंक हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, पर्यटन हो गया, शिक्षा, डॉक्टर, अस्पताल, कॉलेज आपका ये हो जाएगा, इंटरनेट, वकील, संचार, सेना, आर्मी आपका ये हो जाएगा। चतुर्थक क्षेत्र की बात करेंगे, क्वार्टरनरी सेक्टर की बात करेंगे। क्वार्टरनरी सेक्टर अन्य नाम ज्ञान क्षेत्र आपका हो जाएगा। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की बात करेंगे, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, अनुसंधान विकास। ठीक है ना? चलिए पंचम क्षेत्र की बात कर लेते हैं। पंचम क्षेत्र में आपका क्या क्या आएगा? ठीक है ना? तो इसके बारे में भी अच्छी तरीके से समझेंगे। पंचम क्षेत्र के बारे में ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है? उच्च स्तरीय निर्णय लेने की संस्था होती है। ये क्या होती है? इसमें उच्च जो स्तरीय निर्णय है ना, उसको लेने की संस्थाएं होती हैं। जैसे टॉप लेवल डिसीजन इसमें लिए जाते हैं। जैसे मीडिया हो गई, सरकार हो गया, विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है ना? आपका ये हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, जैसे मुद्रा की बात करते हैं। मुद्रा वह रूप है जिसमें दैनिक जीवन में आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। क्या किया जाता है? मुद्रा वह रूप है जिसमें दैनिक जीवन में आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ठीक है ना? चलिए परिचय की बात करते हैं। उद्भव कहाँ से होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। प्रकार, कार्य, फंक्शन, मुद्रास्फीति या महंगाई, अवस्फीति डिफ्लेशन और विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन, और क्या हो जाएगा? अवमूल्यन यानी डेवल्यूशन आपका हो जाएगा। करेंसी या प्रिंटिंग प्रेस की बात करेंगे, सिक्कों की टकसाल। देखिए करेंसी की जो प्रिंटिंग प्रेस होती है कहाँ? देवास मध्य प्रदेश में होती है। कहाँ पर? देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक, नासिक महाराष्ट्र और सालबोनी पश्चिम बंगाल में होती है। अब जो हमारे जो सिक्के हैं, सिक्कों की जो टकसाल है कहाँ कहाँ है? मुंबई 1830 ईस्वी में बनाया गया, हैदराबाद में 1903 ईस्वी में बनाया गया, और कोलकाता में 1950 में, और नोएडा में 1989 में बनाया गया है। रुपया की बात करेंगे, शेरशाह सूरी द्वारा उपयोग किया गया पहली बार किसके द्वारा उपयोग किया गया? शेरशाह सूरी द्वारा उपयोग किया गया। पहली बार किसके द्वारा? शेरशाह सूरी द्वारा उपयोग किया गया। ठीक है ना? चलिए भारतीय नोट की बात कर लेते हैं। पर कुल भाषा अंग्रेजी प्लस हिंदी। ठीक। भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह आपका ये इस तरीके से हो जाएगा, रुपया। उदय कुमार यानी उदय कुमार ने इसको बनाया, डिजाइन किया आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी बॉम्बे। भारत सरकार ने इसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया। कब अपनाया? 15 जुलाई 2010 को अपनाया। इसकी लिपि कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, रोमन लिपि और अंग्रेजी भाषा। कौन सी लिपि? रोमन लिपि और अंग्रेजी भाषा। और देवनागरी लिपि। कौन सी? देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा रुपया आपको बनाया गया। 1935 में भारत में मुद्रा जारी
करने का एकाधिकार देश की केंद्रीय बैंक आरबीआई के पास में है। किसके पास में है? आरबीआई के पास में है। इससे पूर्व इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते थे। क्या किया? इससे पूर्व जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है के द्वारा जारी किए जाते थे। आज़ादी से पूर्व नोटों पर जॉर्ज पंचम और जॉर्ज सस्टम के चित्र लगे होते थे। किसके? आज़ादी से पूर्व किसके? जॉर्ज पंचम और जॉर्ज सस्टम के चित्र लगे होते थे। अशोक स्तंभ चिन्ह वाले नोट। कौन से? अशोक स्तंभ चिन्ह वाले नोट 1947 में पेपर करेंसी पर अंकित किए गए। किस पर किए गए? पेपर करेंसी पर अंकित किए गए। महात्मा जी की आकृति वाला 500 रुपये का नोट पहली बार 1987 में जारी किया गया। कब जारी किया गया? 1987 में जारी किया गया। 1996 के बाद भारत में महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट जारी किए गए। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के नोट। ठीक है ना। 1938 में आरबीआई ने अभी तक का सबसे बड़ा मूल्य वर्ग का नोट 10,000 रुपये का नोट जारी किया गया था। जनवरी 1946 में इसे बंद कर दिया गया और पुनः 1954 में जारी किया। कब किया गया? 1954 में जारी किया। 1978 में इसे बंद किया गया। ठीक है ना। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, मुद्रा की बात कर लेते हैं। मुद्रा भारतीय नोट, कलर, आकृति, आकार या साइज। ठीक है ना। देखिए 2000 के नोट पर क्या होता है? मेजेंडा रंग होता है। मंगलयान इस पर आपका हो जाएगा। जो इसकी लंबाई होती है 166 mm इंटू 66 mm होती है। 500 रुपये के नोट पर स्टोन ग्रे और लाल किला और 150 mm से 66 mm तक होता है। 2200 के रुपये के नोट पर चमकीला पीला सांची का स्तूप मध्य प्रदेश और 146 mm और 66 mm होती है। 100 रुपये के नोट की बात करेंगे, लेवेंडर, रानी की वाव गुजरात और 143 mm इंटू 66 mm आपका होता है। 50 रुपये के नोट की बात करेंगे, फ्लोरेसेंट ब्लू, हम्पी का रथ कर्नाटक और 135 mm से 66 mm। 20 रुपये के नोट की बात करेंगे, नारंगी लाल कलर का होता है। एलोरा की गुफा इस पर बनती है, महाराष्ट्र की है, 129 mm से 63 mm। 10 रुपये की बात करेंगे, चॉकलेटी ब्राउन कलर की कोलाड का सूर्य मंदिर 123 mm से 63 mm आपका होता है। ठीक है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करेंगे, वेटर सिस्टम, बार्टर सिस्टम, वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति, वस्तु का विनिमय। अजय केला की बात करेंगे। ठीक है ना। और अरुण यानी चावल की बात करेंगे। सेब फल यानी एप्पल की बात करेंगे। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। मुद्रा के प्रकार की बात करेंगे, धातु मुद्रा की बात करेंगे, मेटेलिक करेंसी की बात करेंगे। मेटेलिक करेंसी की बात करेंगे, निर्माण धातु से मेटल, क्या धातु से मेटल बनाया था। उदाहरण सिक्के आपके हो जाएंगे। सिक्का का अधिनियम 2011 में आया। विधिक वैध कानूनी मुद्रा, कौन सी? विधिक वैध कानूनी मुद्रा जारी कौन करता है? सरकार या सेंट्रल बैंक करती है। प्लास्टिक करेंसी जो हमारी होती है, जैसे एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया और क्रेडिट कार्ड आपका हो गया। हॉट मनी की बात करें, गर्म मुद्रा की बात करेंगे। हॉट मनी यानी हॉट करेंसी। ठीक है ना, हॉट करेंसी की बात करेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, जिसकी मांग ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा हो, जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति हो। क्या हो? त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति हो। उदाहरण पर जैसे अमेरिकी डॉलर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, सुलभ मुद्रा की बात करेंगे, सेल्फ करेंसी जो आसानी से मिल जाए। उदाहरण जैसे भारतीय रुपया। ठीक है ना, उसे सेल्फ करेंसी। दुर्लभ मुद्रा, हार्ड करेंसी, जैसे आपको आसानी से न मिले, जैसे विदेशी मुद्रा, डॉलर हो गया, येन हो गया, यूरो हो गया। मुद्रास्फीति की बात करेंगे, महंगाई कीमत। ठीक, कीमत बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। तरलता की बात करेंगे, मुद्रा का प्रवाह ज़्यादा होता है। और मांग की बात करेंगे, मांग ज़्यादा होगी और पूर्ति यहाँ पर कम होती है। और कीमत क्या होगी? मुद्रास्फीति। ठीक, और तरलता मुद्रा प्रवाह के बाद डिमांड होता है, उसके बाद आपूर्ति आपकी होती है, उसके बाद क्या होता है? अवस्फीति कीमत होती है। मुद्रास्फीति की बात करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि। किसमें? वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विस में होने वाली लगातार वृद्धि। जैसे दूध आपका हो जाएगा। ठीक है ना, दूध 2005 में 10 रुपये लीटर, 2007 में 13 रुपये लीटर, 2010 में
18 रुपये लीटर, 2013 में 22, 2017 में 30 और 2020 में 40 रुपये लीटर तक पहुंच गया। अब देखिए इसमें मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है, मुद्रास्फीति कहलाता है। क्रय शक्ति या मूल्य की बात करेंगे। मुद्रास्फीति के प्रकार की बात करेंगे तो एक मांग जनित मुद्रास्फीति होती है। क्या होती है? मांग जनित मुद्रास्फीति होती है। लागत जनित मुद्रास्फीति होती है। मांग में वृद्धि के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि की मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। देखिए यल बढ़ेगा तो डी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। आपको यस घटेगा तो आपका पी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, यानी तरलता बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो पूर्ति घटेगी, पूर्ति घटेगी तो क्या हो जाएगा? पी बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए मांग डी, डी में वृद्धि के कारण वेतन में वृद्धि, आयकर में कमी, इनकम टैक्स में कमी, जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है ना। ये सारी मांग वृद्धि के कारण, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा चीज़ों का डिमांड करेंगे, ठीक। ज़्यादा चीज़ों का डिमांड करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता पूर्ति करनी। आयकर इनकम टैक्स की बात करेंगे, अगर आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ रहा है तो आप बहुत सारी चीज़ों खरीदने का प्रयास करेंगे। जनसंख्या बढ़ती है तो ऑटोमेटिक आपकी मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो ये सारे कारण हैं आपके। आगे चलेंगे। आगे देखिए क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति के प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत कास्ट में बढ़ोतरी के कारण कीमतों में भी वृद्धि होती है। जैसे आप कोई चीज़ है, मान लीजिए पेन है, अगर उस पेन को बनाने में लागत ज़्यादा आ रही है तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इसे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। लागत की बात करें कास्ट में, जैसे आपका परिवहन हो गया, ले आने में उसका ज़्यादा पैसा लग रहा है, विद्युत लग रहा है बनाने में, जो मशीनें चल रही हैं वो विद्युत का उपयोग कर रहे हैं, उसको बनाने में ज़्यादा किराया ज़्यादा लग रहा है। आप मान लीजिए रेंट पर ले रहे हैं, कंपनी अपना खोले, मजदूरी दर ज़्यादा, लोग मजदूरी ज़्यादा ले रहे हैं तो लागत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अवरुद्ध मुद्रास्फीति की बात करेंगे, आपूर्ति यानी सप्लाई में कमी के कारण कीमतों में होने वाली वृद्धि अवरुद्ध मुद्रास्फीति कहलाती है। कारण जैसे जमाखोरी का बढ़ना, तो ये आपका हो जाएगा लॉक्ड इन्फ्लेशन। और आपूर्ति की कमी करना, कीमत बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक ना, प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। खुली मुद्रास्फीति की बात करेंगे, आय बढ़ेगी तो उपभोग स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आपकी आय बढ़ेगी तो उपभोग स्तर बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी, तो मांग बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी, जाहिर सी बात है क्या बढ़ेगी? प्राइस बढ़ेगी, ठीक। चलिए फिलिप्स कर्व की बात कर लेते हैं। फिलिप्स कर्व क्या होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग, फिलिप्स कर्व के बारे में, वक्र के बारे में। इसमें बेरोजगारी जो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट और मुद्रास्फीति में मध्य संबंध को दर्शाया गया 1958 प्रोफेसर फिलिप्स को जाता है। किसको? प्रोफेसर फिलिप्स को जाता है। इन दोनों व्युत्क्रम यानी इनवर्स संबंध होता है। बेरोजगारी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मुद्रास्फीति आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। गति के आधार पर जो मुद्रास्फीति होती है वो क्या होती है? गति के आधार पर रेंगती मुद्रास्फीति, मतलब रेंगती क्रीपिंग मुद्रास्फीति की बात करेंगे। 0% से 3% तक कीमत का बढ़ना। कितना? कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3% तक की कीमत का बढ़ना। चलती मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? 3 से 10% तक की कीमत का बढ़ना, ठीक। दौड़ती मुद्रास्फीति की बात करेंगे, 10% से 20% तक की कीमत का बढ़ना आपका हो जाएगा। कूदती मुद्रास्फीति की बात करेंगे, 20% से 100% तक कीमत का बढ़ना। अति मुद्रास्फीति की बात करेंगे, 100% से ज़्यादा बढ़ना, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। सकारात्मक प्रभाव आपका क्या हो जाएगा? नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव देखिए क्या होता है मुद्रास्फीति का। उत्पादक वर्ग यानी जो प्रोड्यूसर होता है इसमें होता है, किसान होते हैं, व्यापारी वर्ग आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, ठीक। और ऋणी यानी कि डेप्टर्स आते हैं, और परिवर्तनशील आय वाले लोग होते हैं। उपभोग यानी कंज्यूमर आते हैं, स्थिर आय वाले व्यक्ति आते हैं, ऋणदाता आते हैं, बेरोजगार पर, गरीबी पर आता है, ये नकारात्मक प्रभाव आता है, ठीक है ना। आगे चलेंगे।
मुद्रास्फीति की मापन की बात करेंगे, दो विधियां हैं। एक सीपीआई होता है, ध्यान दीजिएगा, इसके मापन की दो विधियां हैं। तो अच्छी तरीके से पढ़ने, आप जब शांत तरीके से सुनेंगे हमारी बात को ना, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे इसको, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसकी दो विधियां हैं, एक सीपीआई होता है, क्या होता है, सीपीआई होता है, ठीक, क्या होता है, सीपीआई होता है, और एक क्या होता है, डब्ल्यूपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे। थोक मूल्य सूचकांक, क्या, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है ना। अवस्फीति की बात करेंगे, डिफ्लेशन की बात करेंगे, या मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत है। क्या है, यह मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार कमी होती है। इसमें क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या होती है, लगातार कमी होती है। इसमें मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है। इसमें क्या होता है, मुद्रा का मूल्य और मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। अवस्फीति की बात करेंगे तो प्राइस कम होगी, तो पीएम क्या होगा, प्राइस आपका पीएम क्या होगा, बढ़ेगा। प्रोड्यूसिंग पावर जो होगी ना, क्रय पावर, वो क्या होगी, बढ़ेगी। और जो वैल्यू पावर है, वैल्यू पावर या प्रोड्यूसिंग पावर जो होती है वो बढ़ती है हमारी, ठीक है ना। स्टैगफ्लेशन की बात करेंगे, स्टैगफ्लेशन, तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, उच्च मुद्रास्फीति प्लस उच्च बेरोजगारी मिलाकर क्या बनता है, स्टैगफ्लेशन बनता है। उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी की एक साथ उपस्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, स्टैगफ्लेशन कहलाती है। अवमूल्यन की बात करेंगे, डिवैल्यूएशन की बात करेंगे। देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई जानबूझकर करता है, क्या करता है, जानबूझकर करता है। इसमें घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर कम लिया जाता है। क्या किया जाता है, कम लिया जाता है। उदाहरण तौर पर $1 किसके बराबर, 70 रुपए के बराबर, हालांकि अब ज़्यादा हो गया है। ये मजबूत है, $1 रुपए, यानी कि रुपए क्या है, कमजोर है, 80 रुपया आपका यहाँ पर आज तक हो गया है। भारत में 3 बार 1949 में, 1966 में, 1991 में, ठीक है ना। लाभ बेनिफिट क्या होता है, एक्सपोर्ट यानी निर्यात, विदेशी विनिमय भंडार यानी बढ़ना, ये क्या होता है, लाभ होता है। विमुद्रीकरण की बात करेंगे, डी मोनेटाइजेशन की बात करेंगे, तो इसमें सरकार द्वारा कानूनी रूप से पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा की घोषणा की जाती है। इसमें क्या होता है, सरकार द्वारा क्या होता है, कानूनी रूप से क्या होता है कि इसमें जो नई मुद्राएं हैं ना, उनको चलाया जाता है पुरानी मुद्रा को बंद करके, ठीक है ना। क्या किया जाता है, इसमें पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा की घोषणा की जाती है। भारत में 3 बार हो चुका है, एक बार 1946 में, एक बार 1978 में। याद कर लीजिएगा आंख बंद करके कि हमारे देश में विमुद्रीकरण कब कब हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, 1946 में हो चुका है, 1978 में हो चुका है, और 8 नवंबर 2016 को हुआ। पीएम मोदी जी 500 एवं 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए, नए नोट 500 एवं 2000 के नोट जारी किए। 2000 रुपये का नोट बंद कर आंशिक विमुद्रीकरण किया गया। कारण क्या था, कालाधन था, भ्रष्टाचार था, और नकली नोट समाप्त करना था, ठीक है ना। तो बैंक की बात करेंगे, बैंक एनबीएफसीएस, ठीक है ना, एनबीएफसीएस कार्य, इसका परिचय देयताएं, ठीक है ना, देयताएं, तरलता, परिसंपत्ति। और केंद्रीय बैंक की बात करेंगे, और विकासात्मक बैंक, कृषि में जैसे नाबार्ड हो गया, आरआरबी हो गया, ठीक, और उद्योग में जैसे आईडीबीआई हो गया, सीडीबी हो गया, व्यापार में एक्सिम बैंक, आवास में एनएचडी बैंक आपका हो जाएगा। बैंक की बात करेंगे, बैंक का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। बैंक क्या करता है, आपकी जमा को स्वीकार करता है, आप उसमें जाकर अपने पैसे को जमा करते हैं। और डिमांड डिपॉजिट, डीडी, और समय, ट्रांजैक्शन डिपॉजिट, आप कितने समय के लिए, कब तक के लिए जमा कर रहे हैं। कभी भी मांग की जा सकती है। डिमांड में क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, मांग डिपॉजिट में क्या होता है कि इसमें आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो टाइम डिपॉजिट होता है, फिक्स और एफडी और आरडी होता है, इसमें आप जैसे 2 साल के लिए अपने पैसे को जमा कर दिया, 2 साल बाद ही अपने पैसे को निकाल पाएंगे, ठीक। और क्या करता है बैंक, ऋण देता है, लोन भी देता है। जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं पर पैसा जमा कर रहे हैं तो वो भी आप उपयोग करेगा भाई, कहीं पर आपको लोन देगा, कुछ ब्याज देकर लोन देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे।
अब देखिए तरलता की बात करेंगे, लिक्विडिटी की बात करेंगे, लिक्विडिटी मुद्रा प्रवाह मनी सप्लाई की बात करेंगे। तरलता बढ़ेगी, मुद्रा प्रवाह की बात करेंगे। जब तरलता बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई का है घट जाएगी, सप्लाई घट जाएगी तो प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, प्राइस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तरलता घटेगी, क्या चीज़, तरलता घटेगी तो जो मांग है, डिमांड है, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। डिमांड क्या हो, घट जाएगी और सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो प्राइस है, प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है ना, प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, संपत्ति की बात करेंगे। संपत्ति देखिए, जिसकी सहायता से धन कमाया जाए, क्या किया जाए, जिसकी सहायता से धन कमाया जाए। उदाहरण तो अब जैसे मकान हो गया, बाइक हो गई, लाइब्रेरी हो गई, कार हो गई, पेट्रोल पंप हो गया, ज्ञान हो गया। ठीक, देयताएं की बात करेंगे, लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे। जैसे चलिए इसको छोड़िए, इसको आगे चलते हैं। आगे देखिए आरबीआई की बात करेंगे, रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिवर्स नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, इसकी स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना कर दी जाती है। आरबीआई एक्ट 1934 ईस्वी में सिफारिश किसके द्वारा होता है, यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा इसका सिफारिश होता है। रॉयल कमीशन और शाही आयोग, क्या, शाही आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ पर, 1926 ईस्वी में, हेडक्वार्टर कलकत्ता में, 1926 से 1937 तक कलकत्ता में। वर्तमान में 1937 के बाद ये मुंबई में बना दिए गए। कहाँ पर, मुंबई में बना दिया गया। भारत की वित्तीय राजधानी, व्यापारिक राजधानी भी है। जमा पूंजी की बात करेंगे 5 करोड़ रुपए। प्रतीक चिन्ह लोगो ताड़ का पेड़ प्लस बंगाल टाइगर, पहले शेर। ठीक है ना। और गवर्नर की बात करेंगे, फर्स्ट गवर्नर सर आसबोर्न स्मिथ, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर सर आरमोर्स स्मिथ 1935 से 1937 तक रहे। और सेकेंड जेम्स टेलर 1937 से लेकर 1943 तक। उसका थर्ड रहे हमारे सीडी देशमुख 1943 से लेकर 1949 तक। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करते हैं। वर्तमान में शक्तिकांत दास 25वें हैं 2018 से। राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो सरकार जीओआई की 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी 1 जनवरी 1949 को देता है। लेखा वर्ष की बात करेंगे, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। केंद्रीय बोर्ड की बात करें, गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। स्थानीय बोर्ड, लोकल बोर्ड जो होता है हमारा दिल्ली में है। देखिए उत्तर में हमारे कहाँ पर, दिल्ली में है, और पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई और दक्षिण में हमारा चेन्नई। ठीक है ना। और अप्रैल 1947 तक वर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। जून 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में। ठीक है ना। और आरबीआई के कार्य की बात करेंगे, आरबीआई के कार्य फंक्शंस की बात करेंगे, केंद्रीय बैंक के रूप में और विकासात्मक कार्य के रूप में। ठीक है ना। एज अ सेंट्रल बैंक और डेवलपमेंट फंक्शन। नोट जारी करना यानी इशू ऑफ पेपर करेंसी। बैंकों का बैंक इसे कहते हैं, सरकार का बैंक होता है। और विनिमय दर बनाए रखना, इसके एक्सचेंज रेट को बनाए रखना, मौद्रिक स्फीति को बनाना। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, आरबीआई के कार्य की बात करेंगे। आरबीआई का कार्य क्या होता है, केंद्रीय बैंक के रूप में, एज ए सेंट्रल बैंक। विकासात्मक कार्य के बारे में बात करेंगे, नोट जारी करना, इशू ऑफ पेपर करेंसी। बैंकों का आधुनिकीकरण, किसका, बैंकों का आधुनिकीकरण, बैंकों का बैंकर्स बैंक और वित्तीय साक्षरता बढ़ जाएगी। सरकार का बैंक यानी गवर्नमेंट्स बैंक और फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक, विनिमय दर बनाए रखना यानी एक्सचेंज रेट को बनाए रखना, वित्तीय समावेशन करना, मौद्रिक नीति को बनाना और जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है ना। 1 रुपये का नोट और सिक्का की बात करेंगे, वित्त सचिव हमारे जो होंगे, वित्त मंत्रालय एनओएफ, भारत सरकार जीओआई द्वारा जारी करता है। घाटे की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी पूर्ति होगी। शेष नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा जारी एकाधिकार आपका हो जाएगा। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली की बात करेंगे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम की बात करेंगे, 1956 से अपनाया गया। 1957 में संशोधन किया गया, 200 करोड़, 115 करोड़ गोल्ड स्वर्ण सोना, 85 करोड़ विदेशी मुद्रा और प्रतिभूति
ठीक है ना। चलिए, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? नए बैंकों का लाइसेंस देना, लाइसेंस इशू, लाइसेंस रद्द करना, व्यापारिक बैंक को ऋण देना, अंतिम ऋणदाता के रूप में आरबीआई। सरकार का बैंक की बात करेंगे तो सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार, सरकार के धन की प्राप्ति करना और उसका भुगतान करना, ठीक है ना, ये सरकार बैंक का काम है। सरकार के धन की प्राप्ति करना और उसका भुगतान करना, कहीं योजनाओं में लगाना, ये सारी चीज़ों का क्या हो जाता है? राज्य सरकार का बैंक के द्वारा होता है। सरकारों की आर्थिक सलाह लेना देना, सरकारों को आर्थिक सलाह देना कि अभी इतना पैसा है, इतना पैसा आप कहाँ लगा रहे हैं, ऐसे वैसे। विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना, किसको? एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना। दो या दो से अधिक मुद्राओं को आपस में तुलना करना, क्या करना? तुलना करना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करेंगे, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। मौद्रिक स्फीति की बात करेंगे और शाख नियंत्रण नीति की बात करेंगे, निर्माण की बात करेंगे। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा आरबीआई सीमित मौद्रिक नीति समिति, ठीक है ना, द्विमासिक की बात करेंगे, द्विमासिक बनाई जाती है। और उद्देश्य की बात करेंगे, तरलता को नियंत्रित करना यानी लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण करना। प्रकार की बात करेंगे, कठोर मौद्रिक नीति, कैसी? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, सस्ती मौद्रिक नीति की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, मौद्रिक नीति के प्रकार की बात करेंगे, कठोर मौद्रिक नीति और सस्ती और सरल मौद्रिक नीति। तो कठोर टाइट मैन पॉलिसी की बात करेंगे और इजी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे। सबसे ब्याज दर यानी इसमें ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर तरलता यल को कम किया जाता है, यल को कम किया जाता है, ब्याज दर इसमें बढ़ता है और तरलता क्या होती है? कम होती है। आरबीआई व्यापारिक बैंक और यहाँ पर जनता आपकी हो जाएगी, ठीक है ना, जनता हो जाएगी। और इसमें ब्याज दर आईआर में कमी करके यल को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ब्याज दर की बात करेंगे कम होता है, तरलता क्या होती है? अधिक होती है। आरबीआई की बात करेंगे व्यापारिक बैंक और यहाँ पे जनता आपकी हो जाएगी। संकुचित मौद्रिक नीति की बात करेंगे, इसका अन्य नाम है। विस्तारित मौद्रिक नीति की बात करेंगे, अन्य नाम इसका है, ठीक है ना। मौद्रिक नीति के उपकरण की बात करेंगे तो मात्रात्मक उपकरण जो हमारे होते हैं और एक गुणात्मक और चयनात्मक, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम मात्रात्मक उपकरण की बात करेंगे तो एक रेपो रेट होता है जिसे आरआर कहते हैं, एक रिवर्स रेपो रेट होता है जिसे ट्रिपल आर कहते हैं, और एक ओएमओ होता है, ओपन मार्केट ओवरलेशंस, ठीक है ना, ओपेवेशंस ये आपका होता है, खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक। और एक होता है सीआरआर जिसे आप कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक। अब हम बात करेंगे शार्ट यानी कि शार्ट राशनिंग की बात करेंगे, क्रेडिट राशनिंग की बात करेंगे, नैतिक दबाव, साख की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा लगाकर, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। एसएलआर सर्वाधिक तरलता अनुपात यानी बैंक रेट, ठीक। और एमएसएफ दर, ठीक है ना, व्यापारिक बैंक की बात करेंगे, साख सृजन यानी क्रेडिट क्रिएशन, लाभ कमाना, ठीक है ना। और यस बैंक की बात करेंगे, विनय 30%, और ठीक है यस बैंक, ठीक है, जो विनय है यस बैंक में 2000 रुपये अपना लगाया, 500 रुपये 15%, मोदी जी 75 रुपये और 300 रुपये। चलिए इसको थोड़ा बाहर है हमारे, ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं, ये ज़्यादा आपकी काम की चीज़ नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। मात्रात्मक उपकरण की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करेंगे। रेपो रेट की बात करते हैं, रेपो रेट देखिए क्या होता है, देश की केंद्रीय बैंक आरबीआई जिस ब्याज पर व्यापारिक बैंकों यानी कि कॉमर्शियल बैंकों को आप अल्पकाल के लिए ऋण देती है, उस ब्याज पर यानी कि क्या होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उस ब्याज पर क्या कर रहा है, ब्याज पर आईआर को रेपो रेट कहते हैं, क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई ध्यान दीजिएगा, आरबीआई क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, वो क्या करता है पुनः आरबीआई को यानी रेपो रेट दर पर, किस पर, रेपो रेट दर पर ये क्या करता है, देता है पुनः वापस, ठीक है। रेपो रेट दर यानी क्या हो जाएगा, रेपो रेट दर बढ़ेगा तो तरलता क्या होगी, घटेगी। अगर रेपो रेट घटेगा तो तरलता क्या होगी, बढ़ेगी,
ठीक है ना। वर्तमान में यह 6.50% है। रिवर्स रेपो रेट की दर की बात करेंगे तो जिस आरबीआई, ध्यान दीजिएगा, आरबीआई जिस ब्याज दर पर इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट आप समझना, आईआर का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट पर व्यापारिक बैंकों को, यानी ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट पर व्यापारिक बैंकों को अल्पकाल यानी शॉर्ट टर्म के लिए धन यानी ऋण लेता है, उस ब्याज पर जो हमारा इंटरेस्ट रेट को आर कहते हैं। मतलब जो हमारा आरबीआई है जिस रेट पर क्या करता है, व्यापारिक बैंकों से अल्पकाल के लिए धन लेता है, उस ब्याज दर को आर कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। मतलब अब ये क्या करेगा, जो आरबीआई है व्यापारिक बैंकों से लोन लेगा, वो भी किस पर, एक इंटरेस्ट रेट पर लेता है, इंटरेस्ट रेट पर लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। अब देखिए, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो तरलता क्या होगी, घट जाएगी। अगर रिवर्स रेपो रेट दर घटेगी तो तरलता क्या होगी, हमारी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। वर्तमान में यह 3.35% है, ठीक है ना। आरबीआई कितनी दिमागदार है, ठीक है ना। देखिए, ओएमओ की बात करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं, सरकार, गवर्नमेंट। देखिए, आरबीआई क्या करती है, धन ऋण देती है किसको, सरकार को, ठीक है ना। और तरलता बढ़ती है, यानी बाय और क्या होता है, और सेल, तरलता क्या होगी, घटेगी, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, चलिए ओएमओ, ओपन मार्केट, अभी खुले बाजार की क्रियाएं की बात करेंगे, सरकार, आरबीआई, ठीक है ना। गवर्नमेंट सेक्शन यानी बाई, तरलता क्या होगी, बढ़ेगी, तो सेल क्या होगी, घटेगी, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे, यह आरबीआई द्वारा किया जाता है। यल इसमें आरबीआई सरकारी प्रतिभूति यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का क्रय विक्रय व्यापारिक बैंकों के साथ करती है। उद्देश्य तरलता, यल को नियंत्रित करना, क्या करना, यन को नियंत्रित करना। बैंक दर की बात करेंगे, बैंक रेट की बात करेंगे, तो जिस ब्याज दर पर यानी इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों की दीर्घ विधि के लिए ऋण देता है, उसे बैंक रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। ऋण या धन की बात करेंगे, आरबीआई प्रतिभूति ब्याज, बैंक दर यानी रेट, कॉमर्शियल बैंक आपका हो जाएगा, वर्तमान बैंक दर यानी 6.75%, जमा स्वीकार करना और अशिष्ट परसेंट ऋण देना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा, मांग जमा और समय जमा आपका हो जाएगा, ठीक। और आईबीएल इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज, ठीक है ना, एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम, ठीक। चलिए, सकल मांग और सर्वाधिक देयताएं, कैश रिजर्व रेशियो मतलब नगद आरक्षित अनुपात, यह व्यापारिक बैंक को एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा देता है। क्या करता है, यह व्यापारिक बैंक को एनडीटीएल, ठीक है ना, एनडीटीएल का कुछ हिस्सा प्रतिशत, एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा होता है जो आरबीआई के पास जमा होता है। इस ब्याज यानी इस पर ब्याज नहीं मिलता है। वर्तमान में यह 4.50% है। सीआरआर बढ़ेगा, तरलता या सार सृजन, और सीआरआर घटेगा, तरलता क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। आपका हो जाएगा। आरबीआई व्यापारिक बैंक एनडीटीएल 100 रुपये देता है तो 6 से 8 रुपये तक आपका होता है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, एसएलआर की बात करेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो की बात करें, सर्वाधिक तरलता अनुपात, व्यापारिक बैंकों के एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत भाग उन्हें स्वयं के पास रखना होता है। यह गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तथा कैश के रूप में हो सकता है। वर्तमान में यह 18% है, जीएसटी लगाई जाती है, ठीक है ना। एमएसएफ की बात करेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज रेट, सीमांत सुविधा दर, यह ब्याज दर आर जिस पर ओवरनाइट अवधि के लिए एनडीटीएल की पूर्ति हेतु ऋण लिया जाता है। वर्तमान में 6.75% आपका हो जाएगा। चयनात्मक और गुणात्मक उपकरण की बात करेंगे,
क्रेडिट राशनिंग की बात करेंगे, साख राशनिंग, नैतिक दबाव, साख या ऋण की उच्च सीमा और निम्न सीमा लगाकर। साख राशनिंग की बात करेंगे, व्यापारिक बैंकों द्वारा निश्चित समयांतराल में दिए जाने वाले ऋण को अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर में बांट लिया जाता है। यस बैंक की बात करेंगे, 100 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये और 20 रुपये। 100 रुपये आपके पास है, यस बैंक लोन था, 20 रुपये कार लोन पर देगा, 30 रुपये अपना होम लोन पर देगा और 30 रुपये औद्योगिक ऋण देगा और 20 रुपये गोल्ड। इस तरीके से ये अपना बांटता है। जैसे उसके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये, अपने उस 100 रुपये को क्या करेगा, 20 रुपये को कार लोन देगा, 30 रुपये को क्या देगा, होम लोन देगा, ठीक, और 30 रुपये को क्या करेगा, औद्योगिक ऋण देगा, 20 रुपये गोल्ड लोन। इस तरीके से वो अपना बांटते हैं, ठीक है ना। वो तो उनकी स्ट्रेटजी होती है, वो अपने पैसे को किस प्रकार देते हैं। नैतिकवाद की बात करेंगे, इथिकल मोरल प्रेशर की बात करेंगे। आरबीआई, व्यापारिक बैंक, जनता और नागरिक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ऋण की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा की बात करेंगे और ऊपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाकर व्यापारिक बैंकों की ऋण सीमा को अलग अलग सेक्टर में नियंत्रण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक बैंकों की जो ऋण सीमा है, इस सीमा को क्या करते हैं, अलग अलग सेक्टर में नियंत्रित किया जाता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, भारत सरकार की 51% से अधिक हिस्सेदारी इसमें होती है। आरबीआई की बात करेंगे 1 जनवरी 1949, एसबीआई की बात करेंगे 1 जुलाई 1955, चरण की बात करेंगे, फेज 2 की बात करेंगे 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को जमा पूंजी कैपिटल गवर्नर एल.के. झा, पीएम इंदिरा गांधी। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों को जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए, पीएम इंदिरा गांधी और गवर्नर आई.जी. पटेल। आंध्रा बैंक की बात करेंगे, पंजाब एवं सिंध बैंक, यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ का हो जाएगा, कॉलेसी हो जाएगा, ठीक। 14 बैंक की बात करेंगे, 14 बैंक कौन कौन से हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक 12 हैं। बैंकों का विलय मार्च की बात करेंगे तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में किया गया, ओबीसी प्लस यूबीआई पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है ना। सिंडिकेट बैंक का विलय मर्ज कर दिया केनरा बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में। राष्ट्रीयकृत बैंक 12 आपके हो जाएंगे, कौन कौन से, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को होती है। इसकी स्थापना कब होती है, 1 जुलाई 1955 को होती है। राष्ट्रीयकरण होता है इसका एडी गोरेवाला समिति के द्वारा, ठीक है ना। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई, वित्तीय राजधानी इसकी हो जाएगी। पुराना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बैंक ये है, विदेशों में सबसे ज़्यादा एटीएम इसी के हैं। पीएनबी की बात करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक, स्थापना 19 मई 1894 ईस्वी को लाहौर में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत का सबसे पुराना बैंक और दूसरा बड़ा बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी की बात करेंगे 1908 में होता है, मुख्यालय इसका बड़ौदा गुजरात में है, तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। केनरा बैंक की बात करें, केनरा बैंक आपका 1906 ईस्वी में होता है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। यूबीआई यूनियन बैंक की बात करेंगे तो 1919 में मुंबई में है। और बीओआई की बात करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया 1906 ईस्वी में मुंबई में आपका हो जाएगा। 7 यूनियन बैंक 1907 में, हेडक्वार्टर चेन्नई आपका हो जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1919 मुंबई में, इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 चेन्नई में और यूको बैंक 1943 में, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 35 यानी 1935 में पुणे में। पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 हेडक्वार्टर नई दिल्ली। विकासात्मक बैंक की बात करेंगे, डेवलपमेंट बैंक आपके जो होते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए अच्छी तरीके से हम अच्छी तरीके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। तो विकासात्मक बैंक की बात करेंगे, डेवलपमेंट बैंक, कौन सी डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, क्या हो जाएगा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र आपका हो जाएगा। नाबार्ड की बात करेंगे, इसमें आपका प्राथमिक क्षेत्र में नाबार्ड हो जाएगा।
इसमें आपका सीडीबी बैंक और आईडीबीआई बैंक आपका हो जाएगा। व्यापार की बात करेंगे, इसमें व्यापार आएगा। एग्जिम बैंक भी आता है। आवास की बात करेंगे, आवास में आपका एनएचपी बैंक आता है, एनएचपी बैंक आता है, एनएचपी बैंक आता है। नाबार्ड की बात करेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तो साथियों चलिए आगे यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं, आपको 2 पार्ट में हम उसको अच्छी तरीके से बता देंगे, ठीक है ना। तो ये नाबार्ड से लेकर आपको आगे नेक्स्ट पार्ट में अच्छी तरीके से हम आपको बता देंगे, तो आपको अच्छी तरीके से वहाँ से देख लेना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।